हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर प्लस में। मैं जेके भारद्वाज आप सभी के लिए बायोलॉजी क्लासेस लेकर आया हूं। बेटा, आप सभी को सूचना देनी है कि आज राजगढ़ में सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी के द्वारा उत्कर्ष साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट में क्लास 9 से 12 तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन प्री फाउंडेशन क्लासेज रेगुलर ऑफलाइन मोड पे चल रही हैं, जिनका समय है सुबह 8 बजे से। जो भी स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 में हैं, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट में आगे नीट IIT वगैरह का सोच रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेज मिल रही हैं। और साथ ही बेटा ऑनलाइन क्लासेज का प्लेटफॉर्म भी आज से स्टार्ट किया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और क्लासेज को लाइक करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट्स देखिए, आज हमारा क्लास का पहला दिन है और हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यदि हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा जो निकल के आता है वो है बेटा पुष्प, फ्लावर के बारे में। और फ्लावर के बारे में यदि हम बात करें तो आई थिंक 11th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ लिया है। मॉर्फोलॉजी आप सभी ने पढ़ा हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में आपने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी में। पहले तो आप सभी को चीज बता दूं मैं कि मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता है। ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, मॉर्फोस प्लस लोगोस। मॉर्फोस का मीन्स होता है आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल पार्ट, या हिंदी में कहें तो अपन बाह्य रूप। और लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। लोगोस का मीन्स होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। यानी हम कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास में है, यदि हम उसका बाहर के भाग को देखते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी किस में आती है, मॉर्फोलॉजी में आती है। अब यदि आप बात करो एक फ्लावर को लेकर के, तो एक फ्लावर में आप बाहर से क्या क्या भाग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने है, यदि एक फ्लावर में आप देखो यहाँ पे, तो आपको अलग अलग प्रकार के पार्ट इसमें शो होंगे। इस फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें यहाँ पे, तो फ्लावर बेटा आपने सभी ने पढ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन आप सभी को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ 11th क्लास का पोर्शन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ बेटा आप सभी ने पढ़ा होगा कि फ्लावर जो होता है, इसके टोटली आपको 4 पार्ट दिखाई देता है बेटा। पहला भाग जो होता है बाह्य दल, सेकंड जो होता है दल, तीसरा होता है उमंग, और चौथा भाग जो होता है बेटा वो होता है जाया। कोरोला, कैलिक्स, एंथर एंड गाइनस, ये 4 पार्ट होते हैं। इन चारों भागों को आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को, ताकि आपको अच्छे से एक बार चीजें ध्यान में आ जाए सारी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ये इसका पुष्पासन वाला भाग है, जहां पर फ्लावर के सभी पार्ट्स आकर के अरेंज होते हैं, टिकते हैं उस जगह पर। पुष्पासन वाला भाग यानी जहां पुष्प के सभी भाग आकर के टिके होते हैं, ठीक है, या जुड़े होते हैं पुष्प के सभी भाग। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं पहला बात करूं बाह्य दल की, तो ये जो बाह्य दल वाला पार्ट है बेटा, ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती की जैसी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना जो होती है ये बाह्य दल होती है। और बेटा ये जो कलर में है आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, और ये फ्लावर के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करती है। सहायक अंग में आती है, ये केवल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है यहाँ पर। और ये फ्लावर में इनकी कंडीशन है, जब आप फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हो, पुष्प सूत्र के बारे में प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जब आपका आता है, तो वहां भी आप इन चीजों को पढ़ते हो, संयुक्त प्रकार के, पृथक प्रकार के, ठीक है ना। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त है, अगर ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो कैसे होंगे, पृथक प्रकार के होंगे, ठीक है। सेम कंडीशन हम बात करें दूसरे पार्ट की, तो सेकंड पार्ट इसका है दल वाला भाग, ठीक है, पेटल वाला पार्ट जो होता है। एक फ्लावर में जिस पार्ट को देख करके आप अट्रैक्ट होते हो,
जिस भाग को देखने के बाद में आपको लगे कि हाँ ये हमको आकर्षित कर रहा है। कोई फ्लावर आपको दिखा येलो कलर का है, कोई आपको दिखा रेड कलर का है, तो अलग अलग भाग जो आपको दिख रहे हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प का जो रंगीन भाग है ना बेटा, वही कौन सा है, दल वाला भाग है। तो सेपल तो हो गया सबसे बाहर का भाग, बाह्य दल, पेटल हो गया दल। ये बेटा इंसेक्ट्स जो कीट होते हैं, उन कीटों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। किस काम के लिए, पॉलिनेशन, परागण के लिए। परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कौन करता है, दल वाला भाग करता है। इनमें भी वही कंडीशन है, आपस में जुड़े होंगे, संयुक्त अलग अलग होंगे, पृथक। बाह्य दल और दल में एक चीज का ध्यान रखना बेटा, एक शब्द आता है, इसको तो आप बोल देते हो बाह्य दल पुंज, इसको बोल देते हो आप दल पुंज। इसका मीन्स क्या है कि अनेक बाह्य दल, अनेक दल एक जगह आकर के जुड़ते हैं, कहां पर, उस पसंद वाले भाग। तो अनेक दल, बाह्य दल एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ एक जगह आकर के मिलते हैं, तब जाके जो स्ट्रक्चर बन के आते हैं उसको कौन बोलते हैं, पुंज के रूप में। तो आपने बोल दिया बाह्य दल पुंज, दल पुंज, ठीक है ना, कोरोला कैलिक्स जिसको आप कहते हो। लेकिन सेपल और पेटल की आप बात करते हो, बाह्य दल और दल की आप बात करते हो, तो बेटा ये इकाई के रूप में है, यूनिट के रूप में, यानी बाह्य दल पुंज का एक भाग है। कौन सा, बाह्य दल। दल पुंज का एक भाग है, कौन सा है वो, दल है। तो ये आपका हो गया पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट इसके अंदर आता है वो अपना आता है एंथर और फिलामेंट को आप देखते हो। ये दोनों के दोनों जो भाग हैं, यानी कि तीसरा पार्ट है, ये मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। बाह्य दल पहला है, दूसरा दल है, तीसरा पुमंग। तो ये पुमंग के पार्ट है। आपको पुमंग जो होता है एंड्रोसियम, इस पुमंग के भाग ये वाले होते हैं। अब पुमंग के भाग की बात करें यहाँ पर, तो एक तो होता है बेटा फिलामेंट। फिलामेंट जो है बेटा, इसको हिंदी में कहा जाता है पुतंतु। और एक होता है एंथर, एंथर को कहा जाता है परागकोश। तो पुतंतु और परागकोश ये दोनों के दोनों पुमंग के भाग होते हैं। और पुमंग की जो एक इकाई होती है, पुमंग की जो एक इकाई होती है, उस इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर कह दो या इंग्लिश में बोल दो तो स्टेमन या पुंकेसर वाला भाग होता है, ठीक है। तो पुंकेसर वाला जो भाग होता है वो इसकी एक इकाई है, एक भाग है। कैसे पता लगेगा इसका, यहाँ देखो स्ट्रक्चर के अंदर आप यहां देखोगे बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरह अलग अलग आपको फिलामेंट यहां नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंप्लीटली मिलके अगर हम इसको बोलेंगे तब तो आप कह रहे हो उसको पुमंग, एंड्रोसियम वाला पार्ट। बट जब आप एक को लेकर के बात करते हो, सिंगल के लिए आप बात करते हो, तो सिंगल यूनिट जो उसकी होती है उसको आप क्या कहते हो, पुंकेसर कहते हो। नेक्स्ट यहां पर लास्ट पार्ट जो इसका आता है, वो लास्ट पार्ट होता है बेटा इसका, यहां जो आपको दिख रहा है ये पार्ट स्वेलन पार्ट है, बीच में फुला हुआ भाग है बेटा। इसके बाद में यहाँ इसके ऊपर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, नलिकाकार संरचना। और यहाँ ऊपर इसका जो विड्थ पार्ट है, चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका कौन सा भाग होता है, स्टिग्मा। तो यहाँ पर ओवरी, ओवरी का मीन्स हो गया अंडाशय, ये इसका अंडाशय वाला भाग हो गया। स्टाइल का मतलब हो गया वर्तिका, स्टिग्मा का मतलब हो गया वर्तिकाग्र। ये सभी भाग जो होते हैं वो किसके होते हैं, जायांग के। और अगर बात करें जायांग की इकाई की, तो बेटा उसे कहा जाता है स्त्रीकेसर, या उसे आप कह सकते हो अंडक या कार्पल, या फिर आप कहोगे उसको कार्पल। तो ये सभी भाग जो होते हैं वो किसके होते हैं, जायांग के होते हैं। तो आई थिंक मेन बातें थी मॉर्फोलॉजी में कितने पार्ट फ्लावर के होते हैं, वो चीजें आपने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें तो हमको मेनली जो जिस कंसेप्ट पे ध्यान देना है वो कंसेप्ट हमारा है कि हमको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे ध्यान देना है। अब पहली बात तो ये है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो तो प्लांट्स में जो फ्लावर होता है बेटा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी जन्नांग वाला जो भाग होता है ना पादप में, वो कौन सा होता है, एक पुष्प होता है, फूल होता है, ठीक है। तो फ्लावर जो है उसको आप एक रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में देख रहे हो। तो उनमें से आपने देखा कि जो बाह्य दल और दल है, ध्यान रखने से बात हुई, क्वेश्चन ही बनता है यहाँ पे कि जो बाह्य दल है और जो दल है ये क्या होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों होते हैं
बाह्य दल और दल, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये उसके कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग होते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं यदि पुमंग और जायांग की, तो पुमंग और जायांग की भी हम बात करते हैं तो ये दोनों कौन से अंग होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। यानी कि ये नेसेसरी ऑर्गन है, ये असेसरी ऑर्गन है। आवश्यक अंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पुष्टि संरचना को बनाए रखने में सहायक है, सहायक वाले तो, और ये आवश्यक अंग किसमें सहायक है बेटा? ये जनन में आवश्यक, ठीक है ना। और जनन का मतलब आप सभी जानते हो, अपने समान संतान को जन्म देना। ये क्वेश्चन युग से पहले आता था जब चैप्टर फर्स्ट दूसरा हुआ करता था 12th क्लास में, कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो कोई भी जीव है अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी अपने खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करेगा। जनन करेगा तो पीढ़ियां बढ़ेंगी, आगे वंश बढ़ेगा, तो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जनन करता है। इसलिए पुमंग और जायांग दोनों का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात करते हैं, तो पुमंग जो होता है, ये पुमंग वाला भाग जो होता है बेटा, ये होता है नर जननांग वाला भाग, मेल गोनांस होते हैं ये इसके मेल गोनांस हैं। एंड अपन बात करें नेक्स्ट जायांग की, तो ये इसका बेटा मादा जननांग वाला भाग है, यानी कि इसका फीमेल गोनांस वाला पार्ट है। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, बट ये आइडेंटिफिकेशन आप याद रखो। जब स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे तो वहां से जो क्वेश्चन बन के आएंगे तो इन चीजों का मेन उसमें बहुत ज्यादा रोल इसमें प्ले करेगा इसका। तो देखो मेल गोनांस है, तो मेल का जो सिंबल होता है वो आप सभी जानते हो, ये होता है। फीमेल का जो रोल है यहाँ पे सिंबल ये वाला होगा। कोई भी फ्लावर है जिसमें दोनों ही गोनांस प्रेजेंट है, तो आप सभी को पता है वो फ्लावर कैसा होगा बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, जिसका सिंबल होगा ये, मेल फीमेल दोनों उसी में होंगे, ठीक है। तो यहां पर यदि किसी फ्लावर में, मैं आपको एक स्ट्रक्चर से बता देता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल अपन एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाई, ये पुष्प वृंत वाला भाग हो गया, इसके ऊपर अपन ने यहां पे कुछ बाह्य दल जोड़ दिए, ठीक है, ये इसके बाह्य दल वाले भाग हो गए। नेक्स्ट इसमें अपन ने इसमें दल वाले भाग जोड़ दिए, ये इसके दल वाले भाग हो गए। ये पुष्पासन है जहां सभी आके मिल रहे हैं। इसके बिल्कुल मिड में अपन ने यहां पे इसमें जोड़ दिया अंडाशय वाला भाग। अंडाशय के ऊपर अपन ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसकी हो गई वर्तिका स्टाइल, ये इसकी वर्तिका हो गई। और वर्तिका के बेटा बिल्कुल शीर्ष पे टिप वाले पार्ट पे अपन ने बना दी इसकी स्टिग्मा, यानी कि वर्तिका, ठीक है। इसके बाद यहां से कुछ अपन ने फिलामेंट वाले पार्ट निकाल दिए, पुतंतु जिनको अपन कहते हैं वो अपन निकाल दिए, और इसके शीर्ष पर अपन ने लगा दिए इसके पुतंतु, ये लीजिए, और ये परागकोश, शीर्ष पर क्या लगा दिए? परागकोश। तो ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर बन के आ गई, जहां पर आपको फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका सभी का। अब यहां आप देखोगे तो सबसे पहले बात करता हूं यहां पे कौन से पार्ट की? ये पुमंग वाले भाग की। पुमंग वाले भाग की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा पुमंग जो होता है वो नर जननांग वाला भाग, इसमें आपने देखा एक तो होता है पुतंतु और दूसरा भाग होता है इसमें परागकोश, ठीक है भाई, पुतंतु और परागकोश। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, चाहो तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। मैंने डायग्राम को चाहो तो आप डायग्राम को
स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लेबल्ड नहीं किया है, नामांकित नहीं किया, वो आप देखेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट देखते हैं पुंमंग में नरजन्नांग वाला भाग है पुतंतु परागकोश। तो यहाँ पर अपने पास में देखो ये तो भाग जो जा रहा है बेटा, ये फिलामेंट है, पुतंतु है, इसके शीर्ष पर क्या लगा हुआ है, ये परागकोश लगा हुआ है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर जिस भाग की बात करेंगे वो पुतंतु और परागकोश की बात करते हैं। तो पुतंतु का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है जनन में, केवल इसके बारे में आप ये लिखोगे कि यह लंबी धागेनुमा संरचना होती है, बिल्कुल तंतु होता है, फाइबर जैसा होता है, और इसके शीर्ष पर क्या लगे होते हैं, परागकोश लगे होते हैं। इस फ्लावर में आपको पुंमंग और जायंग दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर इसके अंदर ये भाग नहीं होता जायंग वाला, तो ये फ्लावर फिर कैसा होता बेटा, यूनिसेक्सुअल होता, एक लिंगी होता, एक लिंगी कैसा होता, नर होता। अगर पुतंतु परागकोश नहीं होते और केवल इसमें अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र होता, तब ये फ्लावर कैसा होता, तब भी यूनिसेक्सुअल होता, एक लिंगी होता और एक जायंग वाला होता, ठीक है ना। तो ये मार्जन्नांग वाला होता, जायांग का होता, तब जाकर के इसमें केवल फीमेल गोनाड्स को देख पाते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पर मेल जो हमारा स्टार्ट होता है पार्ट, वो परागकोश से स्टार्ट होता है, ठीक है। परागकोश की स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए अपन देखेंगे जो अपनी स्ट्रक्चर आती है वो आती है किस पार्ट की बेटा, एनसीईआरटी की बुक को लेकर। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट, हम बात करें लेसन नंबर फर्स्ट की, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये आपके एनसीईआरटी का अध्याय 2, लेसन सेकंड नहीं है बेटा, ये लेसन फर्स्ट है। ये पुरानी बुक का सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें लेसन नंबर सेकंड हुआ करता था। अब ये प्रेजेंट में लेसन नंबर क्या है बेटा, ये प्रेजेंट में लेसन नंबर फर्स्ट है। हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, पुष्प आवर्त बीजी का एक आकर्षक अंग। मैंने आपसे पहले कहा अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक पादप का जो आकर्षक भाग है बेटा, वो आकर्षक भाग आपके सामने क्या होता है, पुष्प है। और मेन बात क्या है यहाँ पे, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म जो आपके द्वारा पढ़ा हुआ है, जिन बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, वो आवर्त बीज होते हैं। सबसे एडवांस प्लांट है ये, सबसे डेवलप्ड प्लांट्स हैं, यानी पादप वर्गीकरण को, प्लांट टैक्सोनॉमी को आप पढ़ते हो तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं सभी के सभी विकसित पादप की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का बहुत निकटतम संबंध रहा है। मनुष्य के लिए जो है पुष्प सौंदर्य के विषय, यानी कि सुंदरता से संबंधित, यानी सौंदर्य जो साज सजावट के लिए अपन काम में लेते हैं, जैसे कि महिलाएं गजरे में फूल लगाती हैं, ठीक है ना, और भी अनेक काम में फूलों का आदान प्रदान किया जाता है। आजकल तो ऑनलाइन है, उसी में सिंबल भेज दो फ्लावर का, बाकी ऑफलाइन मोड पे भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आभूषण में, सामाजिक धार्मिक कार्यों में, पूजन वगैरह में भी काम ले रहे हैं, तो किसी के अंतिम संस्कार में भी काम ले रहे हैं, ठीक है ना, सांस्कृतिक वगैरह से इनका महत्व रहा है, ठीक है ना। मनुष्य के द्वारा प्रेम, अनुराग, अभी मैं चर्चा कर रहा था वैलेंटाइन डे बच्चे बहुत यूज करते हैं, प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि, इन सभी में चीजों को यूज किया जाता है। एक बुक के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद अपन आते हैं मेन स्ट्रक्चर पे। यहाँ से इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनता हो, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मेन चीजें यहाँ से जो स्टार्ट होती हैं, जिनको अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वो बेटा इसके स्ट्रक्चर को लेकर। ये देखो आपके सामने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में अपन एक एक पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्वेरल पार्ट, बीच का फूला हुआ भाग, जिसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे, जिसका नाम है अंडाशय। उसके बाद में यहाँ पर है बाह्य दल, ठीक है। उसके बाद में ये पंखुड़ी लिखा हुआ है, पंखुड़ी इसमें ये देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पंखुड़ी जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये बेटा गलत आइडेंटिटी, ये यहाँ पर ये इसके लिए है, और परागकोश जो है वो इसके लिए। ध्यान देना, मैं पहले इसके अंदर बताता हूँ डायग्राम में, पंखुड़ी वाला जो भाग है बेटा वो इस दल के लिए, ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और परागकोश ये वाला पार्ट, ये सारे परागकोश है जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये वर्तिका हो गई, शीर्ष पे क्या हो गया, वर्तिकाग्र, और इसका फूला हुआ क्या हो गया, ये अंडाशय, और ये बाहर जो पत्तियां लगी हुई है वो क्या हो गया, इसका बाह्य दल। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं को अलग से है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं
इसकी संरचनाएं और घटनाएं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी जो बात कर रहा था आपसे परागकोश की, ये परागकोश की स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, इसको अपन अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, तंतु डंठल, जिसको आप क्या बोल रहे हो, पुतंतु। क्या कहा था मैंने, इसको नाम क्या दिया था, पुतंतु। ये इसका भाग है पुतंतु वाला जो दिख रहा है, और ये लंबा सा पुतंतु आपका जा रहा है, इसके टिप पर क्या लगा हुआ है, ये परागकोश। क्या लगा हुआ है, परागकोश। अब इसी की अपन बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो परागकोश आपको दिख रहा है, इस परागकोश में यहां आप देखोगे तो आपको बेटा दो पालियां नजर आएंगी। एक पाली ये दिख रही है आपको, एक पाली ये दिख रही है ना, इस तरह से। तो ये दो पालियां आपको नजर आएंगी यहाँ पे। तो ये जो दोनों पालियां हैं ये दिख रही है आपको, ये इसका भाग है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इस परागकोश को जब आप एक अनुप्रस्थ काट में काट के देखते हो, ढंग से सुनना, इस तरह से आप इसको इस तरह सेक्शन कटिंग करते हो अनुप्रस्थ काट के रूप में, तो यहां अंदर आपको अगर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो आपको मैं एक एक भाग को दिखा देता हूँ। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये चार आपको अलग अलग चैम्बर दिखाई देंगे, चार अलग अलग प्रकोष्ठ दिखाई देंगे बेटा। ये चारों जो प्रकोष्ठ आपको दिख रहे हैं, इन चारों प्रकोष्ठों को कहा जाता है क्या, यहाँ पे लघु बीजाणुधानी या परागधानी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक विशिष्ट प्रारूपी, टाइपिकल, प्रारूपिक का मतलब ये होता है जिसके पूरे भाग डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। एक प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, इसमें लंबा पतला डंठल तंतु या फिलामेंट कहलाता है। ये वाला पार्ट ये फिलामेंट कहलाता है। अंतिम सिरा सामान्य द्विपालिक, इसको अंडरलाइन करना, एनसीईआरटी में काम कर, दो पालियों में बटा होता है। संरचना क्या कहलाती है, परागकोश कहलाती है। और पुतंतु का समीपस्थ छोर जो पुष्प के पुष्पासन या पुष्प से जुड़ा होता है, ये वाला पार्ट नीचे का, ये कहां जुड़ा होगा, नीचे पुष्पासन से जुड़ा होगा। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पुष्पासन पर पुष्प के सभी चक्र आकर के रुकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, पुंकेसरों की संख्या, इनकी लंबाई अलग अलग जाति के पुष्पों में अलग अलग होती है। आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि सभी में दो ही पुंकेसर होता है, सभी में चार पुंकेसर होते हैं। अलग अलग जाति में अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 10 पुष्पों में से एक एक पुंकेसर एकत्रित करते हैं और एक स्लाइड पर रखते हैं, तो आप देखेंगे आकार में बहुत भिन्नता मिलेगी जो प्रकृति में उपस्थित है। यानी कि आप पुंकेसरों को, परागकोशों को स्ट्रक्चर भी देखते हो, यानी संख्या के साथ साथ संरचना भी देखते हो, उनमें भी आपको बहुत सारी अंतर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसकी स्ट्रक्चर का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या निकल के आता है बेटा, यही इसकी सीखने की चीज है मेन, तो कि यहाँ पर जो परागकोश है वो कैसे होते हैं। ये परागकोश होते हैं द्विपालित, जो मैंने कहा था इसको अंडरलाइन भी कर लेना। ये परागकोश द्विपालित मिलेंगे, प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। तो सवाल कहां से आता है एनसीईआरटी का, यहां से आएगा। ये द्विकोष्ठी बाइलोब्ड फॉर्म में होते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। तो अब प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड में भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड के अंदर भी, तो वहां भी पूछता है कितने पाली होता है, तो बाइलोब्ड आप बोलोगे, दो पाली, और दो ही इसमें चैम्बर होते हैं बेटा, द्विकोष्ठी होता है, ठीक है ना। इसको मोस्ट कर लेना यहां से। एक अनुलंब खांच प्रवारक, जिसको क्या बोलते हैं, कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। मैंने कहा था एक गड्ढे के रूप में, खांच के रूप में इसको अलग करते हुए गुजरते हैं। एक पार्ट ये अलग हो जाता है, एक पार्ट इसका ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति, परागकोश की अनुप्रस्थ काट, मैंने कहा था ना, एक अनुदैर्ध्य काट होता है जिसमें हम लॉन्ग सेक्शन करते हैं, एक अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है, यानी अनुप्रस्थ काट से देखने पर हमको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद देखो परागकोश चतुष्कोणीय संरचना होती है, इसको भी नोट कर लेना भाई यहाँ से, ठीक है। चार दिशीय या चतुष्कोणीय संरचना होती है। जहां मैंने एनसीईआरटी को बोला है वहां से मोस्ट करना स्ट्रक्चर में, इसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। चार लघु बीजाणुधानी, मैंने कहा था आपसे 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर है ना बेटा, चारों कोने वो यहां पर आपको दिखाई देंगे।
यह लघु बीजाणु ध्वनि आगे विकसित होकर के परागपुट या पोलन सैक बन जाती है। परागपुट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किस तरह से बनेंगे, वो कैलोज भित्ति के बनते हैं, वो सब चीजें आगे आएंगी। यह अनुलंबतः एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये जो गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखनी है, सभी क्या भरे इसके अंदर, परागकण भरे होते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, यानी कि जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है यह पूरी की पूरी किससे भरी होती है, परागकणों से भरी होती है। इस तरह के परागकण इसके अंदर भरे होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि परागकोश जो होता है वो दो पालियों में बटा होता है और कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। इसको अपन अदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखो यहाँ पे परागकोश को लेकर के, तो एक परागकोश को जब आप अनुप्रस्थ काट से काटते हो, तो अनुप्रस्थ काट से बेटा काटने पर इसमें आपको एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा। वैसे तो एक बार थोड़ा यहां पर आपको इसके बारे में बता देता हूं। इस तरह से आपको यहां पर चार अलग अलग कॉर्नर दिखेंगे, चार पालियां बटी हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना, और ये भी अलग अलग परतों में आपको दिखाई देंगी, इनमें भी अलग अलग लेयर्स बनी होंगी भाई, इनमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगी इस प्रकार से। ये पार्ट आपको दिखेंगे, ये इसकी कनेक्टिव या यूजी, आगे आएगा इसमें यूजी वाला भाग जो दोनों परग पालियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, वो इसका यूजी वाला भाग। तो यहाँ पर ये यूजी वाला जो भाग है ये भी एक स्टेराइल संरचना है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको यूजी कहा जाता है। ये यदि मिलेगा आपको देखने के लिए, और इन सभी के अंदर यहाँ पर परागकण या पोलन ग्रेन्स भरे होंगे, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो चारों भाग आपको दिख रहे हैं कॉर्नर पे, ये चारों क्या होती है, इसकी लघु बीजाणु ध्वनि। क्या होती है ये, लघु बीजाणु ध्वनि। ये स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। तो एक आवत बीजी पुष्पीय पादप में आप देखते हो एक प्रारूपिक परागकोश को, ठीक है ना, तो उसके अंदर कितने लघु बीजाणु ध्वनि होती है, चार। इसको आप एक अदर डायग्राम से समझ सकते हो कि ये आपके पास में एक परागकोश है, इस परागकोश में ये दो पालियों में बटा हुआ है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ हैं, तो टोटल कितने हो गए इसमें, चार कोष्ठ हो, ठीक है ना। और ये चारों कोष्ठ जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु ध्वनि। अब यहां लघु बीजाणु क्या होते हैं, ये लघु बीजाणु जो होते हैं बेटा, यही किसको दर्शाते हैं, नर युग्मकोद विधिको। ये लघु बीजाणु क्या बनाते हैं, आगे चल करके नर युग्मक बनाते हैं। इनके अंदर ही वो मेल जो गैमेट्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर यहीं पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो है चार आपको लघु बीजाणु ध्वनि मिलेंगी। इनका एक नाम होता है बेटा जिसको कहा जाता है परागधानी, ठीक है। क्या भरे होते हैं इसके अंदर, पराग कण, या फिर आप कह सकते हो लघु बीजाणु। हालांकि स्ट्रक्चर को देखा जाए तो अंतर है थोड़ा, बाकी नेम बोल सकते हो आप, परागकण कह दो या लघु बीजाणु जो इसके अंदर भरे हुए होते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे यहाँ पे कौन से पार्ट में जाके, ये अपन देखेंगे बेटा एनसीईआरटी में। आगे चल करके अपन देखते हैं एनसीईआरटी में। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर ये रही, सभी बच्चों को दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में भी आप देखते हो यहाँ पे, ये देखिए मैंने कहा था ना आपको कि यहां पर आपको चार अलग अलग भाग दिखेंगे। देखो ये रहे, ये चारों अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये चारों क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि। और मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा ये सभी एक परत के रूप में बटे होते हैं, और वो परत कौन सी है, देखो यहां अलग अलग परत है। सबसे बाहर वाली लेयर ये रही, इसके बाद सेकंड जो लेयर है
सेकंड इसके नीचे जो लेयर है बेटा वो ये वाली परत है, और नेक्स्ट थर्ड इसके नीचे ये वाली लेयर है। तो इस तरह से ये अलग अलग लेयर आपको दिख रही होंगी। एक सेकंड बेटा, मार्कर पेन चेंज कर रहा हूं। हाँ भाई, तो इसके बाद यहाँ नीचे अगर हम परत देखते हैं तो एक लेयर इसकी आपको ये दिखेगी और एक लेयर यहाँ सबसे अंदर दिखेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे बाहर वाली जो परत होती है ये इसकी होती है कौन सी, बाह्य त्वचा। ये सबसे बाहर वाली इसकी बाह्य त्वचा है, इसका नाम यहाँ पे होगा बाह्य परत या बाह्य त्वचा। इसके बाद सेकंड स्किन जो दिख रही है आपको ये होती है अंतःस्थिशियम, ठीक है। उसके बाद नीचे जो परत होती है इसमें वो होती है मध्य परत, और यहां नाम लिख लो, ये होती है बाह्य त्वचा या बाह्य परत। इसके जो अंतःस्थिशियम, इसके बाद मध्य परत, ठीक है। और सबसे अंदर वाली होती है बेटा कौन सी, टेपिटम। ये 4 परत होती है। तो एक बार मैं अलग अलग रिवाइज कर देता हूं इसमें आपको। सबसे पहले इसमें सबसे बाहर जो दिखाई देती है बेटा इसे कहा जाता है, आप ये नाम लिख लेना, बाह्य परत। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर होती है बेटा इसे कहा जाता है अंतःस्थिशियम, एंडोथीसियम बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक्सटर्नल लेयर होगी। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ यहां तक ये जो लेयर होती है दोनों, इनको कहा जाता है मिडिल लेयर, मध्य परत। और सबसे इनर लेयर अंदर की जो होती है वो होती है टेपिटम। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इनको बेटा आपको सीरियल से याद रखना है। सबसे बाहर वाली बाह्य परत, दूसरी अंतःस्थिशियम, तीसरी मध्य परत और चौथी क्या होती है, टेपिटम। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। और इनके अंदर यहां पर ये सबसे टेपिटम के अंदर यहां जो फिलअप होते हैं वो पार्ट है कौन से बेटा, यहां पर परागकण या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है बेटा यही क्या बनाएगी आगे चल करके, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र मतलब बनाने वाली, जन्म देने वाली, तो लघु बीजाणुओं को बनाने वाली कोशिका। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पराग कण बनाती है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन को इनके नेम्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ एक एक परत के बारे में, इसकी जो बाह्य परत है, इसकी जो मध्य परत है, टेपिटम है, इन सभी के बारे में एक एक करके अपन एक एक पार्ट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज की क्लास यही संपन्न करते हैं लास्ट, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। थैंक यू।